Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है उज़्बेकिस्तान को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हमारी सरकार की जो मेन कमाई होती है वो कहाँ से होती है, टैक्सेस से होती है, जो भी हम टैक्स भरते हैं। उसके साथ साथ दूसरे और भी रिसीट्स होते हैं जो कि यहाँ पर सरकार की रेवेन्यू जनरेशन को करते हैं। तो जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी कमाई सरकार करती है वो सारा का सारा पैसा कहाँ पर डाला जाता है, कौन से फंड में डाला जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है ऑपरेशन कावेरी की। अब ऑपरेशन कावेरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है। वो क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि सूडान में रिसेंटली एक क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से जो इंडियंस सूडान में फंस गए थे उनको वहाँ से निकाला गया और उनको निकालने के लिए ही यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत अभी 1000 से ऊपर यहाँ पर जो लोग हैं वो इंडिया में आ चुके हैं सुरक्षित तरीके से, लेकिन उनमें से लगभग 117 कितने 117 लोगों को क्वारंटीन में कर दिया गया है, क्वारंटीन में रखा गया है। क्वारंटीन में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी वो बाहर किसी के साथ में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन 117 लोगों को क्वारंटीन में रखने का पीछे का रीज़न है वो है येलो फीवर। तो येलो फीवर एक जानलेवा बुखार भी है, जो कि मतलब कह सकते हो कि अगर इंसान को पकड़ ले तो 50% चांसेस होते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से अभी इनको क्वारंटीन में रखा गया। अच्छा, फिर भी यहाँ पर मतलब क्या इनको येलो फीवर है? नहीं, देखो इनको येलो फीवर नहीं है, बट दरअसल बताया ये जा रहा है कि जो ये 117 लोग हैं इनको अभी तक येलो फीवर का टीका नहीं लगा हुआ है, जो एक टीका लगता है। तो इसीलिए एक प्रिकॉशन के तौर पर कि भाई कोई बवाल ना हो जाए, कोई और इशू ना हो जाए, कोई बीमारी यहाँ पर ना फैलने लगे, तो इसी की वजह से यहाँ पर इनको क्वारंटीन में रखा गया है। कुछ दिन रखेंगे, लगभग सप्ताह भर तक, फिर उसके बाद देखते हैं कोई अगर सिम्टम वगैरह निकल कर आता है, कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर यहाँ पर इन सबको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मामला है वो चर्चा में है। इसको लेकर बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आज के समय पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 117 इंडियंस फ्रॉम सूडान नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट येलो फीवर क्वारंटीन्ड। ऐसे ही और ढेरों आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कई सारी डिजीज़ को लेकर यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो येलो फीवर है वो क्या है, कैसे होता है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, कोई यहाँ पर इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये पूरी चीज़ आपने पता होनी चाहिए। तो येलो फीवर देखो कभी कभी हम जैसे बोलते हैं ना जॉन्डिस जिसको हो जाता है, यानी पीलिया जिसको हो जाता है, तो येलो फीवर भी जॉन्डिस जैसा ही है, इसी से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन करंट समय में जो ये वाली बीमारी है येलो फीवर वाली, ये लगभग 47 कंट्रीज़ में नज़र आती हैं और वो 47 कंट्रीज़ मेनली अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में देखने को मिलती हैं। 90% केसेस जो येलो फीवर के दुनिया में निकल कर आते हैं वो खासकर अफ्रीकन कंट्रीज से निकल कर आते हैं। सवाल यह है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। देखो ये जो येलो फीवर वायरस होता है बेसिकली ये वायरस फैलाया जाता है मच्छरों के थ्रू।
एक इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो होता है, वो इस वायरस को एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में ट्रांसमिट करता है। और ये जो मच्छर होता है ना, इसको एडिस का नाम दिया गया है। जो एडिस की प्रजाति होती है ना, वही वाला मच्छर होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो, ये वही मच्छर है जो जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फैलाने में माना जाता है। तो एडिस का नाम ध्यान रखना है, एडिस मच्छर यहाँ पर खासकर रिस्पॉन्सिबल है इस येलो फीवर वायरस के लिए। प्लस एक और मच्छर आता है जिसका नाम है हेमोगोगस। तो ये जो मॉस्किटोज़ हैं ये भी यहाँ पर इस बीमारी को फैलाते हैं, लेकिन ये वाले मॉस्किटो थोड़ा जंगल में पाए जाते हैं, इस वजह से इनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। बाकी क्वेश्चन ये है कि ये जो बीमारी है क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है? नहीं, देखो, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। यहाँ पर ये इसकी अच्छी बात है, ये जो मच्छर है वही इस वायरस को ट्रांसमिट करता है, तो मच्छर के माध्यम से ही ये बीमारी फैल पाती है। सवाल यह है कि इसके लक्षण क्या है। अगर एक इंसान को येलो फीवर हो जाता है तो उसके शरीर में लक्षण 3 से 4 दिन में दिखाई पड़ जाते हैं, और अगर 3 से 4 दिन में नहीं दिखाई पड़ेंगे तो लमसम यहाँ पर मुश्किल से 6 दिन लग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। और लक्षण 2 फेसेस में दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। एक फेस में कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं, दूसरे फेस में कुछ और। जैसे फर्स्ट फेस जो होता है ना, इसमें अगर किसी को येलो फीवर है तो स्टार्टिंग में बुखार आएगा, उसके मसल्स में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, उल्टी आएगी, है ना, वॉमिटिंग होगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर वो पेशेंट अपने इस फेस 1 से इम्प्रूव कर जाता है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 से पेशेंट हमेशा बच जाता है, 3 से 4 दिन में वो फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद क्या होता है, फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोबारा कुछ और लक्षण देखने स्टार्ट होते हैं, और ख़तरनाक लक्षण। जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बुखार है अगेन बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा, जॉन्डिस होने लगेगा, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो सेकेंड फेज में नज़र आती हैं। सवाल ये है कि येलो फीवर का कोई ट्रीटमेंट वगैरह है, कैसे इसको रोका जा सकता है? देखो, बिल्कुल इसको ठीक किया जा सकता है एक वैक्सीन के माध्यम से। तो एक सिंगल डोज आती है येलो फीवर वैक्सीन की, जिसको 17D के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 17D के नाम से। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्सन की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैक्सीन है ये येलो फीवर के लिए कारगर साबित हुई है। लेकिन अगर कोई मानो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो येलो फीवर का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई येलो फीवर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को येलो फीवर हो जाता है तो उसके बॉडी में पानी की कमी है, बुखार है, इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयों का यूज़ किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का जो सर्वाइवल रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो इंसान थोड़ा ज़्यादा जी पाएगा। साथ ही साथ में अगर उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ताकि बुखार को यहाँ पर उतारा जा सके। तो कुछ नॉर्मल मेडिकेशंस के माध्यम से येलो फीवर को कंट्रोल रखा जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी एक वैक्सीन है 17D, उस वैक्सीन का मेजरली काम है किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी को बूस्ट करना किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। जो भी बातें मैंने आपको येलो फीवर के बारे में बताई हैं वो सब आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दी है PDF के अंदर में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, जो भी मैंने आपको येलो फीवर के बारे में बताया है यहाँ पे आप देख पाओगे इसका ट्रांसमिशन, उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपको नोट्स के फॉर्म में मेंशन करके प्रोवाइड करवा दी गई हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। देखो, एक चीज़ और बता दूँ, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं आज। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिकल हैं, प्रॉपर नोट्स के साथ में डिस्कस करेंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता। इस वाले आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में बताया गया है कि देखो यहाँ पर एक 1 हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला आपको एक गैंडा देखने को मिल जाएगा जो ये बैठा हुआ है। उसके साथ साथ वाटर बफलो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये पिक्चर कहाँ का खींचा गया है? तो ये है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इस वजह से यहाँ पर देखो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा 1 हॉर्न राइनो के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। जब बात करते हैं पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है? असम के अंदर में। असम में एक डिस्ट्रिक्ट है मोरीगांव, वहाँ पर ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़र आती है। प्लस पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। और 1 हॉर्न राइनो एक जगह और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो कौन सी जगह है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी असम में ही है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ही ऐसी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनो की संख्या पाई जाती है। नंबर 1 पे काजीरंगा है, सेकंड नंबर पर पोबीतोरा है। तो सेकंड नंबर पर जब पोबीतोरा आता है ना, तो इस वजह से इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल मिलता जुलता है काजीरंगा से।
जैसा लैंडस्केप काजीरंगा का है, जिस प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी यानी पोबितोरा में भी देखने को मिल जाता है। जितने वन हॉर्न राइनो वहाँ पर हैं, लमसम उतने ही वन हॉर्न राइनो यहाँ पे पोबितोरा में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलग अलग प्रकार के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। एनिमल्स की बात करते हैं तो लेपर्ड कैट, फिश कैट, जंगल कैट, फेरल बफलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज़ पेंगोलिन्स, इस प्रकार के यहाँ पर जो आपको एनिमल्स उनकी प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में। अच्छा, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन को, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो यूपीएससी के या किसी भी एग्जामिनेशन के, तो वहाँ पर अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन की वो कौन से राज्य में स्थित है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। और अगर कोई असम स्टेट पीएससी के लिए यहाँ पर तैयार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में। तो इसके लिए थोड़े से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने पता होना चाहिए। वन हॉर्न राइनो की जब बात कर रहे हैं तो यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा, जिसके यहाँ पर ऊपर की नाक की साइड पर आप देख पाओगे एक सींग रहता है। ठीक है, ये आप एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे ऊपर। तो वैसे ना राइनो की 5 प्रजातियाँ होती हैं। कितनी? 5 प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें से यहाँ पर एक है ब्लैक राइनो, फिर उसके बाद में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन, सुमत्रन, इस प्रकार से यहाँ पर आपको अलग अलग राइनोज देखने को मिल जाते हैं, और एक वाइट राइनो। ठीक है, ये 4 हुए ना, एक चौथा ये है वाइट राइनो। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम इनका आयुष्य स्टेटस को डिटेल से देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले शुरू करेंगे ब्लैक राइनो से। तो जो ब्लैक राइनो है ये बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है, और इसकी जो IUCN के अंदर में इसको कौन सी लिस्ट में रखा गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में आपको ये ब्लैक राइनो देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है वाइट राइनो। वाइट राइनो को नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यानी कि ये जो है खतरे के जस्ट पास में, इसकी पॉपुलेशन भी लगातार कम होती जा रही है। फिर आता है वन हॉर्न राइनो, इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। जवन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, सुमत्रन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और सुमत्रन राइनो बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो रहे हैं। मलेशिया में पहले पाए जाते थे, बट मलेशिया से आज के समय पर सुमत्रन राइनो विलुप्त हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब फिर लास्ट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो वो वाले राइनोज हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। इसको इंडियन राइनो का नाम भी दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर ये जो 5 प्रजातियाँ हैं इनमें से कौन सा राइनो है जिसको इंडियन राइनो के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को हम इंडियन राइनो के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रजातियों में एक सबसे बड़ी प्रजाति है जो कि भारत में अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है। अब इनका हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या केवल जो वन हॉर्न राइनो वो केवल इंडिया में पाया जाता है? और ऐसा क्वेश्चन पहले बन भी चुका है। क्या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो केवल भारत में पाया जाता है? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि देखो इसको इंडियन राइनो बोलते हैं, तो काफ़ी सारे लोग समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ये इंडिया में ही पाया जाता होगा। बस देखो ऐसा नहीं है। ये जो इंडियन राइनो है ना, ये इंडिया के साथ साथ जो इंडो नेपाल तराई रीजन है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल और असम में तो पाया जाता ही है, तो नेपाल का भी कुछ रीजन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये राइनो पाए जाते हैं। इंडिया में खासकर असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इनकी सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां हैं, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क के अंदर में देखने को मिल जाती है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बाकी ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का जो IUCN स्टेटस है मैं आपको बता चुका हूँ, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी कि इसकी जो संख्या है वो भी लगातार ख़त्म हो रही है, तो इसको सुरक्षा देने के लिए वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। थ्रेट्स की बात करेंगे, खतरे की बात करेंगे, तो इसको सबसे बड़ा खतरा होता है किस चीज़ का? इसके जो सींग है ना, वो यहाँ पर कह सकते हो उसका व्यापार होता है, उस सींग को काट लिया जाता है। इस चक्कर में इन जानवरों का शिकार भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से असम ने, आपको पता होगा पिछले साल शायद या उससे पिछले साल, बहुत सारे जो इन राइनो के सींग है वो जला दिए थे, और वो दिखाया था इन्होंने, जलाकर ये दिखाया था कि इन सींग का कोई यूज़ नहीं है, तो आप इन सींग के लिए इन राइनोज़ को मत मारा करो। ठीक है, तो फिलहाल ये था पूरे आर्टिकल के अंदर में जो भी फैक्ट्स थे प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल है। अगेन ये भी यहाँ पे GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वन हॉर्न राइनो की बात की है, अब बात करेंगे मेलानिस्टिक टाइगर के बारे में। टाइगर नहीं, ये केवल टाइगर नहीं है, ये है मेलानिस्टिक टाइगर। ये थोड़े खास होते हैं। तो हुआ क्या है कि अभी एक मेलानिस्टिक टाइगर मर चुका है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर में, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। देखो अब इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि जो मेलानिस्टिक टाइगर है ये बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और इवन बहुत मुश्किल से सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर भी दिखाई पड़ता है।
तो वहाँ पर अभी यहाँ पर ये एक टाइगर मर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है ना, इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में जो इस प्रकार के टाइगर है, मेलेनिस्टिक जो टाइगर हैं, ये सबसे पहली बार 2007 में देखने को मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला जा रहा है 2016 का जो टाइगर सेंसस हुआ था, उस सेंसस के दौरान हमने ये पता चला कि इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में जो मेलेनिस्टिक टाइगर है वो केवल 6 हैं। 6 यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें से भी यहाँ पर एक की डेथ हुई है, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो क्या बाकी सारे टाइगर से थोड़े से अलग होते हैं क्या मेलेनिस्टिक टाइगर? हाँ, थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें जो जीन होती है ना, उस जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, जिस म्यूटेशन की वजह से इनके शरीर के ऊपर जो काली कलर की पट्टी होती है वो बहुत चौड़ी हो जाती है, यानी कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये आपको 2 टाइगर नज़र आ रहे होंगे, आप इनको पहचान जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल से टाइगर लग रहे होंगे। इनके ऊपर क्योंकि जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है वो पतली पतली है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स नहीं है। लेकिन इस वाले टाइगर को आप देखो, इस पर जो है ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके जीन के अंदर में एक म्यूटेशन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं वो बहुत चौड़ी हैं, बहुत मोटी स्ट्रिप्स नज़र आती हैं, जिसके चक्कर में इसका आधा जो यहाँ पर बॉडी पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो टोटली ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी को हम लोग मेलेनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। समझते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। ना दोस्तों, हम बात करते हैं पहले ब्लैक टाइगर्स के बारे में। देखो, ब्लैक टाइगर कह लो या मेलेनिस्टिक टाइगर कह लो, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2021 में भी पूछा गया है। 2021 में ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ था, और 2021 में न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था, मतलब मुझे याद है क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। मैं अपने जो एक पर्सनल ग्रुप है उसमें सेंड कर देता हूँ। जब मैं सर्च करता हूँ उसके बारे में तो वो तारीख लिखी हुई आ जाती है या कौन सी तारीख को मैंने क्या पढ़ाया है। तो 2021 मैंने आपको सितंबर के महीने में ये जो है ब्लैक टाइगर के बारे में, मेलेनिस्टिक टाइगर के बारे में पढ़ाया है। और उस समय पर न्यूज़ क्या निकल कर आई थी? न्यूज़ ये निकल कर आई थी कि हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं ना उस समय पर, उन्होंने ये जो पूरी मिस्ट्री थी, पूरी यहाँ पर इसके पीछे का मतलब सीक्रेट था कि ये सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर जो ब्लैक टाइगर हैं, इनके पीछे का राज क्या है, यानी कि इनके ऊपर जो ये शरीर पे स्ट्रिप्स हैं, ये जो पट्टियाँ हैं, इतनी चौड़ी कैसे हैं, इसके पीछे का यहाँ पर जो मिस्ट्री था उसको इन्होंने बस्ट किया और उसके बारे में बताया कि एग्जैक्टली देखो ये है रीज़न जिसकी वजह से ये थोड़े से ज़्यादा ब्लैक कलर के होते हैं। इस वजह से इनको नाम ही ब्लैक टाइगर्स दे दिया गया। ब्लैक टाइगर्स बहुत रेयरली दिखाई पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। आज के समय पर केवल सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर जो ये कलर है अलग है थोड़ा सा, इनका जो पैटर्न है वो अलग है, स्ट्रिप्स थोड़ी सी चौड़ी है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यहाँ पर यह है कि एक जीन पाई जाती है, उस जीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेस। तो ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेस के अंदर एक बदलाव होता है, एक छोटा सा सिंगल चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इनके ऊपर स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, यानी कि एबनॉर्मली डार्क और ब्लैक कलर की कोटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इन टाइगर्स के ऊपर में, जिसकी वजह से इनको मेलेनिस्टिक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहाँ पर किसी भी टाइगर को आप सिमिलीपल से उठा सकते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो जीन है उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आएगा। नाउ फाइनली हम बात करेंगे एसटीआर के बारे में। ये सिमिलीपल टाइगर रिजर्व इतनी देर से बोल तो रहे हैं, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर है एग्जैक्टली, है ना, क्या खास चीज़ है इसके बारे में, क्योंकि ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व को एक टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन यानी टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो 1956 में दिया गया था, और इसको फिर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लेकर आए 1973 में। यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में लेने का मकसद यह है कि अब यहाँ पर हम जो टाइगर्स हैं उनकी सुरक्षा करने वाले, उनकी पॉपुलेशन की सुरक्षा करने वाले हैं। फिर बाद में इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया था हमारी सरकार ने 1994 में। तो एक टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही साथ में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको ये देखने को मिलेगा। प्लस ये यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका हिस्सा भी है साल 2009 से। जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है ना, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कि एक एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसको हम मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर मतलब इसमें आपको 3 अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व, हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों आपको इस मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व में देखने को मिल जाएंगे। तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व में ये तीनों आपको अलग अलग सेंचुरीज नज़र आती हैं। और इस ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है वो आपका कौन से एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, तो आपने बता देना है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है।
लोकेशन की बात करेंगे तो अभी जब हम बात कर रहे थे पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये दोनों असम के अंदर में हैं। लेकिन जब बात करते हैं सिमिलीपल टाइगर रिजर्व की, तो ये ओडिशा में है। क्योंकि हम बात कर रहे थे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है ना, तो उसी नाम से ध्यान रखना। ओडिशा के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज नाम का, तो वहीं पर यहाँ पर ये सिमिलीपल टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो मयूरभंज टाइगर रिजर्व मयूरभंज निकला, अब सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर में बहुत सारे एनिमल्स यानी टाइगर्स, एलिफेंट्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं, रेप्टाइल्स की अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, यानी कि कुछ अलग से जो जनजातियाँ हैं उनकी कम्युनिटी भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि एरेंगा खारियास ट्राइब्स, उसके बाद में मनकरदियास ट्राइब्स। ये जो ट्राइब्स हैं वो इस जंगलों में पाई जाती हैं सिमिलीपल टाइगर रिजर्व्स के अंदर में, यहाँ पर वो रहते हैं, अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उन सबको यहाँ पर ये कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। प्लस जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है STR, ये इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, और अक्सर ऐसा होता है कि इस टाइगर रिजर्व में काफ़ी बार आग लग जाती है। क्यों? उसके पीछे का एक तो नेचुरल रीज़न है। नेचुरल रीज़न ये है कि कभी यहाँ पर बिजली कड़की है, लाइटिंग वगैरह हुई है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार जो जंगलें हैं उसमें आग लग जाती है। नॉन मेड फैक्टर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जो पोचर्स होते हैं ना, यहाँ पे जानवरों वगैरह को पकड़ने के लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आग लगा देते हैं जानवरों को इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए, या फिर सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसके बाद यहाँ पर फेंक देते हैं उसको, उसकी वजह से यहाँ पर आग पकड़ लेती है, क्योंकि वहाँ पर जो पूरा फॉरेस्ट है वो काफ़ी सूखा आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारे यहाँ पर नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे फॉरेस्ट फायर के पीछे। अब ये जो टाइगर रिजर्व है वो ओडिशा में है। ओडिशा में इस प्रकार से और भी कई सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिव्यू ले लेते हैं, जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क। अच्छा, भितरकनिका नेशनल पार्क कौन से जानवर के लिए फेमस है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको लेकर UPSC पहले सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो ये ओडिशा में है। उसके बाद में बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उसके बाद में नालाबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखरी वैली, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी, ठीक है, गाहिर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी गाहिर माथा के बारे में भी UPSC पहले सवाल पूछ चुका है। तो गाहिर माथा कौन से जानवर के लिए फेमस है, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे आपको याद आ रहा होगा, है ना, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। तो ऑलिव रिडले टर्टल की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था गाहिर माथा को लेकर। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों, जो मेलेनिस्टिक टाइगर है ना वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसका एक पिक्चर जो था मेरे पास में, मैं ये दिखाना भूल गया था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर के ऊपर जो पैटर्न्स है वो नज़र आते हैं ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यार ये आर्टिकल पढ़कर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई है। अब आप भी यहाँ पर हंस सकते हो सकता है आपको भी यहाँ पर हंसी आ जाए। हुआ क्या कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पर वॉर चलते चलते। रशिया ने लगातार यूक्रेन को अटैक किया। अब इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और इवन पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, जो 27 कंट्रीज़ का पूरा ये ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर ना बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर में, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब रशिया कुछ कर नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता, डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो रहा था। अब हो क्या रहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब ना पूरी दुनिया से मना कर रहे थे कि कोई भी रशिया से तेल परचेज़ नहीं करेगा, कोई भी रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत तो फिर भी खरीद रहा था। भारत ने यहाँ पर इनकी एक ना सुनी, हम लोग यहाँ पर खरीदते रहे, क्योंकि रशिया डिस्काउंटेड ऑयल में दे रहा था, मतलब डिस्काउंट प्राइसेस में दे रहा था। ढेर सारा तेल खरीदा। चाइना ने भी ढेर सारा डिस्काउंट में नेचुरल गैस खरीदा। हम लोगों ने मिलकर बहुत व्यापार किया, और इवन यहाँ पर रशिया टॉप पर आ गया कहीं ना कहीं, मतलब तेल के व्यापार के मामले में इंडिया के साथ में टॉप पर आ गया। हमने बहुत सारा इंपोर्ट किया रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में। अब होता क्या है ना, बहुत सारा तेल जो भारत में आता है हम उसकी पहले रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि तेल हम रिफाइंड वाला नहीं खरीदते हैं, हम यहाँ पर खरीदते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। कच्चा तेल खरीदने के बाद में इंडिया में अलग अलग रिफाइनरीज लगी हुई हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप्स की रिफाइनरीज बनाई गई है। वहाँ पर उस कच्चे तेल को डालकर रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो वहाँ से पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से हमारा जो मेन काम है चलता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो भारत का रिफाइंड ऑयल है, यानी कि जो हम लोगों ने रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह बना दिया है, उससे
वो कहीं ना कहीं यूरोप हमसे परचेज़ कर रहा है मतलब यूरोप यहाँ पे वो इंडिया से परचेज़ कर रहा है, लंबे समय से परचेज़ करता आ रहा है। लेकिन अभी जो यूरोप ने परचेज़ करने की क्वांटिटी है ना, वो बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी दुगने तरीके से परचेज़ कर रहा है। तो मतलब यह है कि जो अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है वो ये बोल रही है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने रशिया से तेल खरीदने को मना तो किया सभी लोगों को, लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके पास में जो तेल आ रहा है वो उल्टा घुमा के भारत के रास्ते से रशिया का तेल ही है जो इनके पास में वापस से आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ थोड़ा सा। हालात यहाँ पे ये हो चुके हैं कि भारतीय की जो मतलब इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं, इन्होंने यूरोप के एक बड़े मार्केट पर कब्जा कर रखा है। और डेटा जो निकल कर आया है उससे साफ साफ पता चलता है कि यूरोप जो है भारत के ज़रिए बहुत सारा जो रिफाइंड तेल है वो खरीद रहा है। और इवन यहाँ पर वो जो रिफाइंड तेल है वो कैसे खरीद पाएगा, वो तो यहाँ पर जब इंडिया के पास में कच्चा तेल होगा तब खरीद पाएगा, और भारत रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है। तो ओवरऑल मतलब बात यह है कि घुमा के रशिया का तेल वापस यहाँ पे यूरोप में जा रहा है। जो लोग मना कर रहे थे दुनिया भर से कि इनसे यहाँ पर कच्चा तेल नहीं खरीदना है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, लेकिन उल्टा घूम के तेल इनके पास में चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया, यानी तमाम सैंक्शंस लगाए उसके बावजूद भी रूसी तेल यूरोप में वापस आ रहा है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया। और पता है, ये तो बात हुई इंडिया की, यही काम चाइना भी कर रहा है। चाइना ने भी यहाँ पर क्या किया, रशिया से गैस खरीदा और डिस्काउंटेड वे में रशिया से गैस खरीदा, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, और सस्ते दाम में खरीदने के बाद में महंगे दाम में यूरोप को बेच दिया। चाइना ने भी यहाँ पर ये किया, जो जैसे कि भारत का यहाँ पर ये ऑयल का मामला था, वैसे यहाँ पर चाइना ने जो नेचुरल गैस है वो रशिया से बहुत सस्ते दाम में खरीदा, खरीदने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा दाम में जो है सीधा बेच दिया, किसको, यूरोप को। तो ये सारी बातें ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट के अंदर बोली गई हैं। और इसमें ना इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, भारत का जो एक्सपोर्ट है रिफाइंड ऑयल का, क्योंकि भारत काफ़ी सारा रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट भी करता है, तो जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है रिफाइंड ऑयल का वो बढ़कर 2 लाख बैरल रोजाना हो चुका है। हम 2 लाख बैरल के हिसाब से, एक बैरल में अच्छा कितने लीटर होते हैं, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको मैंने कई बार बता रखा है, ये यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है आपके साथ में। ठीक है, तो एक बैरल में कितने लीटर होता है, फटाफट बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 लाख बैरल रोजाना भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा यूरोप खरीद रहा है। देखो, एक समय था जब यूरोप क्या कर रहा था, लगभग 1 लाख बैरल रोजाना इंडिया से ये तेल खरीद रहा था, और आज जो एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ चुका है कि लगभग 3.60 लाख बैरल रोजाना के पास पहुंचने वाला है, और वो सारा तेल रशिया का ही है जो यहाँ पर यूरोप परचेज़ कर रहा है। तो वो सारी कहानी इस पूरे आर्टिकल में समझाई गई है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इवन यहाँ पर पिछले साल दिसंबर में यूरोपियन यूनियन ने रशिया के कच्चे तेल पर रोक भी लगा दी थी। अब रोक लगाने के बाद में आप देख ही रहे हो कि कैसे तेल सारा का सारा यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है यूरोप के अंदर में। चलो आगे आते हैं। अगले आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जो जापान है वो भारत के लगभग 1000 जो इंजीनियर्स हैं, 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने जापान को जो है पूरा प्रोजेक्ट दे रखा है, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा, जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसके लिए सारा का सारा काम जापान के पास में है। तो जो जापान के एक्सपर्ट्स हैं वो ये चाहते हैं कि काम को स्टार्ट करने से पहले, ये बुलेट ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि देखो बुलेट ट्रेन की जो ट्रैक बिछाई जाती है, एक तो नॉर्मल ट्रेन की जो ट्रैक बिछाई जाती है वो नॉर्मल होती है, उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन बुलेट ट्रेन की जो ट्रैक होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसको बोलते हैं बैलेस्ट लेस स्लैब ट्रैक सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको बिछाने के लिए थोड़ा सा हाई स्किल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए लगभग जो जापान है वो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर समझाएगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर ये जो है ट्रैक बिछाई जाती है, पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिखाने वाला है। इससे जो जापान की ये वाली टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के पास में भी आ जाएगी, प्लस 20 जापानीज़ एक्सपर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स को ये ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसके बाद हम क्या करेंगे, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, कौन सा ट्रैक बिछाया जाएगा, वो उस ट्रैक का नाम है बैलेस्ट लेस स्लैब ट्रैक सिस्टम। ये कौन सा होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने जो नॉर्मल ट्रेन देखी होगी, नॉर्मल ट्रेन के जो ट्रैक देखे होंगे, वहाँ पर अब बराबर में बहुत सारी बैलेस्ट पड़ी होती है। बैलेस्ट मतलब जो छोटे छोटे रोड़े आपने देखे होंगे, बहुत सारे पड़े होते हैं, इवन यहाँ पर बीच में ही पड़े होते हैं, है ना, छोटे छोटे यहाँ पर जो बजरी होती है वो बहुत सारी पड़ी होती है और पूरे ट्रैक पर पड़ी होती है।
लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे ये बैलेस्ट लेस है, यहाँ पर कहीं पर भी बैलेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं पर भी वो छोटे छोटे जो रोड़े वगैरह हैं वो कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे, कोई बजरी नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लीन एकदम रोड की तरह ये नज़र आ रहा है, ऐसा ट्रैक बनाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, अलग अलग हाई स्किल्स की ज़रूरत है, तो वही जापान हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा, हमारे इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा, जिसके बाद इस प्रकार की जो ट्रैक है वो बिछाई जाएंगी। पहले मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे और कॉरिडोर्स को आगे इम्प्लीमेंट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। नाउ ये आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने जो थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, सूडान में जो ऑपरेशन कावेरी चल रहा है उसके तहत कई सारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो अभी 186 इंडियंस का एक और बैच जो है सूडान से वो इंडिया वापस आ चुका है। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल को आपको यहाँ पर देख पाओगे, इसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक किया जा सकता है। क्या बात की जा रही है, आसियान कंट्रीज़ और इंडिया इन दोनों के बीच में एक मैरीटाइम अभ्यास स्टार्ट हो रहा है आज से। अब ये आसियान कंट्रीज़ कौन सी, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं का पूरा ग्रुप है ये आसियान देशों का। अभी इन 10 कंट्रीज़ को याद कैसे रखना है, हाँ बिल्कुल, आसियान के अंदर में टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, वो याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आसियान और इंडिया यानी ये 10 कंट्रीज़ अलग हो गई आसियान ग्रुप की, और इधर से इंडिया, ये टोटल 11 कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक अभ्यास कर रही हैं साउथ चाइना सी में। इस अभ्यास को स्टार्ट किया जाएगा आज से। इस अभ्यास को नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है AIME। सिंपल सा फुल फॉर्म इसका बना लो, यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, अब इस अभ्यास में क्या हो रहा है कि जो इंडियन नेवल शिप है सतपुरा और साथ ही साथ में दिल्ली, ये दोनों यहाँ पर शिप आप देख पा रहे होंगे, ये पहुँच चुकी हैं सिंगापुर, जहाँ से यहाँ पर इस अभ्यास को शुरू किया जाएगा। अब सिंगापुर क्यों पहुँच चुकी है, क्योंकि इस अभ्यास को अब की बार जो होस्ट कर रहा है वो सिंगापुर ही होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरा अभ्यास होगा इस दौरान क्या क्या फोकस में रखा जाएगा, जो इंडियन नेवी है और आसियान कंट्रीज़ यानी कि ये जो 10 कंट्रीज़ आती हैं आसियान ग्रुप में उनकी नेवी हो गई, तो इन दोनों की जो नेवीज़ होंगी वो आपस में मिलकर काम कर सकें, इनका कोऑपरेशन बढ़े, यानी आसियान कंट्रीज़ और भारत के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत हों, इसके ऊपर एक मेन फोकस होने वाला है इस AIME 2023 अभ्यास का। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है AIME के बारे में, ये आपने ध्यान में रखना है। ये अभ्यास स्टार्ट होगा साउथ चाइना सी में आज से, और 2 तारीख आज है, 2 तारीख से 8 तारीख तक ये अभ्यास चलने वाला है। क्लियर हो गया। नाउ अब एक और चीज़ है जो आपने पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए, वो है आसियान। आसियान के अंदर में टोटल 10 देश आते हैं, वो 10 देश आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इधर आपको ये म्यांमार नज़र आएगा, म्यांमार भारत के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो एज्यूम कर लो यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया से आप देखोगे तो जो ये वाला रीजन है इसको हम साउथ ईस्ट वाले एशियन साउथ ईस्ट वाले जो एंगल है उसमें देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप मैप को देखोगे ना तो ये साउथ ईस्ट वाला रीजन है। तो जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है यहीं पर ये आपको कंट्री नज़र आएंगी, क्योंकि ये पूरा एशिया का हिस्सा है, दैट इज़ वाई यहाँ पर एशिया में साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में ये खासकर आता है। ठीक है, तो इमेजिन कर लो इधर यहाँ पर इंडिया है, इधर म्यांमार है, तो एक कंट्री तो आसियान का हो गया म्यांमार, फिर उसके बाद में सेकंड लाओस, थर्ड वियतनाम, फिर फोर्थ थाईलैंड, फिफ्थ कैम्बोडिया, 6 मलेशिया, 7 सिंगापुर, 8 इंडोनेशिया, 9 ब्रुनई और 10 फिलीपींस। ये आपको 10 देश देखने को मिल जाते हैं आसियान के। याद कैसे रखना है, क्योंकि यूपीएससी आसियान देशों को लेकर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कहोगे इतने क्वेश्चन पूछ चुका है, हाँ आप लोग सर्च भी कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप सर्च कर लो आसियान यूपीएससी PYQ, आप जब गूगल पर सर्च करोगे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर, एक डायरेक्टली ग्रुपिंग्स को लेकर। ठीक है, अब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, देखो अब मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज आर्टिकल बहुत सारे भी हैं, इस वजह से मैं आपको एज इट इज़ बता देता हूँ। आप जाकर जब बोल रहा हूँ कि हाँ पहले क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो आप जाकर टॉपिक के साथ में PYQ लिखकर सर्च कर सकते हो, आपको वो टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, पता चल जाएगा कौन से ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपने इन 10 कंट्रीज़ के नाम कैसे याद रखना है। तो 10 कंट्री के नाम याद रखने की एक ट्रिक है, आप क्या ट्रिक याद कर सकते हो, बहुत पुरानी ट्रिक है, TV क्लिप ऑफ MBBS। ठीक है, TV क्लिप ऑफ MBBS करके याद रखना। अब T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कैम्बोडिया, L से लाओस और I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से बर्मा यानी म्यांमार, B से ब्रुनई, फिर उसके बाद में S से सिंगापुर। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को देखो, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है। अब वो स्टेटमेंट क्या है फटाफट उसको देखते हैं। इफ़ चार्जशीट इज़ फाइल्ड ऑन टाइम नो क्वेश्चन ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल। देखो बेल क्या होती है, यानी कि जो मुजरिम है उसको रिलीज़ कर देना, बेल पर छोड़ देना।
अब बेल भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसमें एक प्रकार होता है डिफ़ॉल्ट बेल, ये थोड़ा खतरनाक होता है। अब डिफ़ॉल्ट बेल में क्या होता है ना कि मान लो एक मुजरिम को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, मतलब अभी अरेस्ट किया है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और पुलिस वालों को टाइम दिया गया कि भैया आपके पास में 180 दिन है या 90 दिन है कि भाई इतने दिन में पूरी तरह से चार्जशीट तैयार करो, पूरे प्रॉपर एविडेंस के साथ में सबूत लेकर आओ, चार्जशीट तैयार करो। और अगर पुलिस वाले इस टाइम पीरियड के अंदर में चार्जशीट तैयार कर लेते हैं प्रॉपर सबूत के साथ में, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जेल में रहेगा। लेकिन अगर 180 दिन या 90 दिन के अंदर में वो पुलिस वाले चार्जशीट तैयार नहीं कर पाते हैं प्रॉपर एविडेंस के साथ में, सबूत के साथ में, तो जो कैदी को पकड़ा है ना, उसको हटाना, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद मांग करेगा कि भाई आपके पास में सबूत है नहीं तो मुझे फटाफट डिफ़ॉल्ट बेल दो। डिफ़ॉल्ट बेल का यही प्रोविज़न है कि जब तक यहाँ पर चार्जशीट तैयार नहीं होगी, जो टाइम दिया गया है पुलिस वालों को, अगर वो टाइम पीरियड में तैयार नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है वो डिफ़ॉल्ट बेल की मांग कर सकता है, यानी उसको छोड़ा जा सकता है। बट अभी यहाँ पर एक नई चीज़ आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चार्जशीट है ना, चार्जशीट सिर्फ इसलिए अधूरी नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसे मंजूरी के बिना दायर किया गया है। आरोपी इस आधार पर जो डिफ़ॉल्ट जमानत है ना, इसकी मांग नहीं कर सकता, ये यहाँ पर बोला है। क्योंकि कई बार यहाँ पर जो लोग हैं, जो खासकर कैदी हैं, उनसे उनका कहना ये होता है कि इस मतलब चार्जशीट बिना मंजूरी के हमारे खिलाफ दायर कर ली गई है, ठीक है। अगर बिना मंजूरी के भी चार्जशीट को तैयार किया गया है तो भी यहाँ पर क्या होगा कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है ना, वो डिफ़ॉल्ट बिल नहीं मांग सकता। नहीं तो बिना अगर मंजूरी के जब चार्जशीट तैयार हो जाती है तो भी यहाँ पर जो ये कैदी होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिल की मांग करते हैं, आरोपी डिफ़ॉल्ट बिल की मांग करते हैं। बट अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिल की मांग नहीं की जाएगी, चाहे वो चार्जशीट बिना मंजूरी के ही दायर क्यों ना की गई हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। नाउ अब समझते हैं ये डिफ़ॉल्ट बिल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बिल को लेकर कौन से सेक्शन में क्या क्या बोला गया है ना, ये सारी बातें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और मैं आपको केवल डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में नहीं बताऊंगा, डिफ़ॉल्ट बिल के साथ साथ आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बाकी सारे और कौन कौन से प्रकार के बिल हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको पेरोल वगैरह ये सब बताया था, है ना, तो उसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। वैसे यहाँ पर बेल को लेकर क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो बेल होता क्या है? देखो, बेल ना बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसके बेसिस पर एक जो आरोपी है उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है ना, रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये जो बेल है, कोर्ट यहाँ पर देगा बेल, और साथ ही साथ में यहाँ पे इस बेल में एक प्रॉमिस भी होता है कि जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तक यहाँ पर वो जो आरोपी है वो वापस आएगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए उसको बेल पर छोड़ दिया जाता है। वैसे अब बेल के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो होता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल यहाँ पर कह सकते हो ये नॉर्मल बेल है, यानी कि हमारे देश में जो कोई भी कोर्ट है, कोई भी न्यायालय, वो यहाँ पर इस रेगुलर बेल को जारी कर सकता है, किसी भी पर्सन को छोड़ सकता है। लेकिन अगर किसी आरोपी को रेगुलर बेल लेना हो तो उसके लिए उसे सेक्शन 437 और सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। यानी आप बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तभी बेल मिलेगी। तो यहाँ पर इसके तहत एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद बेल दी जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा रेगुलर बेल। दूसरा होता है इंतरिम बेल। इंतरिम बेल बेसिकली इसको आप कह सकते हो, ये वाला बेल जो है थोड़े समय के लिए दिया जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। जो हमारे कोर्ट हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर इस बेल को दे सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। फिर आता है एक एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट होने के बाद यहाँ पर गिरफ्तारी से पहले यहाँ पर एक बेल मांगने की कोशिश करता है कोर्ट से, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटीसिपेटरी बेल होता है। अरेस्ट होने से पहले जब बेल दे दी जाती है तो वो एंटीसिपेटरी बेल होती है। और एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सेक्शन 438 के अंदर, यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 438 है इसके तहत यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन है वो फाइल करना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे रेगुलर बेल कोई भी कोर्ट दे सकता है, वैसे जो एंटीसिपेटरी बेल है ये केवल और केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट बेल, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट बेल में यहाँ पर कह सकते हो ये ना, जो आरोपी होते हैं उनके पास में राइट टू बेल का हक भी मिल जाता है उन्हें। होता यह है कि पुलिस वालों से एक टाइम दिया जाता है उनको कि भाई इतने समय में आपने क्या करना है, ये आपको टाइम पीरियड दिया गया है 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, कि इतने समय के अंदर में आपको पूरी चार्जशीट तैयार करनी है, इवन एविडेंस के साथ में सारा डेटा आपको लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे अगर वो जो पुलिस वाला है वो टाइम पर ये सारे एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं जो वो आरोपी है वो बेल की मांग कर सकता है कि भाई जब आपके पास में एविडेंस नहीं है तो हमको छोड़ दिया जाए।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल को स्टैचुरी बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के तहत। तो ये बात ध्यान में रखना है। ये आप देख पाओगे सीआरपीसी का सेक्शन 167, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर हो गया? चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं ना। वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है, आपसे बोला था मैंने उज़्बेकिस्तान को मैप में जाकर देखना है। तो उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने एक वोटिंग करवाई थी कि हमें अपना संविधान दोबारा लिखना है। मतलब उज़्बेकिस्तान अपना संविधान दोबारा लिखने के लिए एक वोटिंग करवाता है, एक रेफरेंडम करवाता है, और उस रेफरेंडम को प्रेसिडेंट जीत जाते हैं। तो अब यहाँ पर उज़्बेकिस्तान का जो संविधान है वो दोबारा से लिखा जाएगा। इस वजह से उज़्बेकिस्तान न्यूज़ में है नाउ। खैर खास इतना मतलब खास आर्टिकल नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना भी ज़रूरी नहीं है। नाउ आते हैं बिजनेस सेक्शन पर, यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल्स पर। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आर्टिकल ये है, ये भी कुछ खास आर्टिकल नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे महीना ख़त्म होता है तो लास्ट में पिछले महीने का डेटा आता है। जैसे नहीं अभी मई का महीना ख़त्म हुआ, सॉरी मई का महीना कह रहा हूँ, अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ, मई का महीना स्टार्ट हुआ, आज 2 तारीख है मई की। तो अप्रैल का महीना जब खत्म हुआ ना, तो अप्रैल महीने में कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ, कितना टैक्स सरकार ने बटोरा, वो सारा डेटा आएगा। अप्रैल महीने में कितनी महंगाई हुई है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर डेटा आता रहेगा। तो अभी आया है जीएसटी कलेक्शन का। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया गया है अप्रैल के अंदर में। तो अप्रैल में जो टैक्स का कलेक्शन है सरकार के पास में, वो 1.87 लाख करोड़ का आया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ये हर महीने चेंज होता रहता है, तो हर महीने का याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल में काम की बात है, पढ़ने लायक। क्या बात की जा रही है? पीएमआई। अब पीएमआई के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ये है हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मेन काम क्या होता है? ये बताना कि एक पर्टिकुलर महीने में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो जैसे मैंने बोला अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ है, तो अभी मई के महीने में सारा डेटा आता रहेगा। तो अप्रैल के महीने में मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो किया है, उसके बारे में बताया गया। तो पीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने का स्कोर काफ़ी अच्छा है। देखो मार्च के महीने में, यानी अब की बार मार्च 2023 के महीने में जो पीएमआई इंडेक्स का स्कोर था वो 56.4 के आसपास का था, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में स्कोर 57.2 के आसपास पहुंच चुका है। और मैं आपको मार्च के पिछले कुछ महीने का ही बता दूं, तो लगभग पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो अभी पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में हुई है। तो पीएमआई इंडेक्स का कहना है कि अभी तक का पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो अप्रैल के महीने में हुई है। और पीएमआई इंडेक्स के अंदर में स्कोर कितना आया अप्रैल महीने का? 57.2। अब ये पीएमआई होता क्या है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हम इसको बोलते हैं। ये एक सर्वे है। अब सर्वे कैसे किया जाता है? घर घर लोगों से पूछा जाता है ना, तो उसी प्रकार का एक सर्वे है। इस सर्वे में क्या होता है कि जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस से पूछा जाता है कि भैया इस महीने का काम आपका कैसा रहा है, इस महीने की मैन्युफैक्चरिंग आपकी कैसी रही है, पिछले महीने से अच्छी रही है या बेकार रही है। तो वो यहाँ पर अपना खुद का जो डेटा है वो निकाल कर सारी की चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्स के तौर पर बताते हैं। तो इस सर्वे के माध्यम से सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है। ठीक है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि बिजनेस की कंडीशंस क्या है हमारे देश में, करंट कंडीशंस क्या है, और करंट कंडीशंस के हिसाब से हम फ्यूचर का आइडिया भी लगा सकते हैं। तो ये देने का यहाँ पर पर्पज़ है पीएमआई का। अब पीएमआई को मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेकर आया जाता है। अब जब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स तैयार होता है ना, तो ये कुछ नंबर देते हैं, 0 से लेकर 100 के बीच में नंबरिंग दी जाती है। और मान लो यहाँ पर किसी महीने को अगर 50 से ऊपर पॉइंट मिल चुका है, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़ी है। और 50 से कम पॉइंट मिलते हैं तो उस महीने में मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, सिंपल हो गया। और सपोज़ यहाँ पर 2 महीने ऐसे हैं दोनों में 50 से ऊपर है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा मार्च का महीना था उसमें 52 के आसपास था जो नंबर था, और अप्रैल के महीने में 56 पहुंच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है अप्रैल के महीने में थोड़ी सी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई है मार्च के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसको कौन तैयार करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको तैयार किया जाता है IHS मार्केट के थ्रू। तो हमारे दुनिया भर में 40 ऐसी अलग अलग इकोनॉमीज़ है जिसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है? IHS मार्केट। IHS मार्केट बेसिकली एक ग्लोबल लीडर है, दुनिया भर में एक लीडर है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स के मामले में, ऐसा बोला गया है।
IHS मार्केट खासकर यहाँ पर कह सकते हो S&P जो ग्लोबल है उसका हिस्सा भी है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि देखो ये तो हो गया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लाने का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो लाने का इंपॉर्टेंस ये है, बस खाली हम इकोनॉमी के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है ना। हमारे पास में एक सर्वे आ जाता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम अपनी इकोनॉमी को ट्रैक कर सकते हैं, बिजनेस का आइडिया रख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर किस लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे पूरे देश भर में, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर एक इंडिकेटर का ज़रूर से काम करता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है PMI के बारे में। और साथ ही साथ में इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है ना। आगे की जो डिसीजन है हम प्रॉपरली कर सकते हैं अपने इकोनॉमी से रिलेटेड। प्लस जो भी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा आता है वो सारा डेटा हमारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो हमारी खासकर सेंट्रल बैंक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर यूज़ करती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक भी डायरेक्ट मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक डायरेक्टली यूज़ करती हैं अपने इंटरेस्ट रेट को सेट वगैरह करने के लिए। तो ये था हमारा PMI की पूरी कहानी का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि IIP को लेकर जो क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। आते हैं आगे और चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर ना। दोस्तों आज हम एडिटोरियल जो लेंगे सबसे पहला वो इंडियन एक्सप्रेस से लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर बात की गई है इंडिया और EFTA के रिलेशंस के बारे में। आपको एक नई बॉडी के बारे में जानकारी मिलेगी EFTA के बारे में, ठीक है। तो इंडिया और EFTA की पार्टनरशिप किस प्रकार से कैसे काम कर रही है उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा गया है। और ख़ास बात पता ही गया है, जो खासकर EFTA के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, जिनका नाम है हेनरी केटिस। तो इन्होंने एक खुद आर्टिकल लिखा है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़े से मैटर करते हैं। एक नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों स्क्रीन के नीचे बस आप देख सकते हो और चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि इस एडिटोरियल को राइटर ने आखिरकार लिखा क्यों है। तो राइटर ने लिखा इसलिए क्योंकि देखो जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, जब मैं आपको EFTA बोलूँगा तो याद रखना है EFTA का मतलब होगा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो क्या मतलब ये यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है? नहीं, EFTA के अंदर केवल 4 देश आते हैं। अभी उन 4 देशों के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा, और वो 4 देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो 4 देश हैं EFTA के, ध्यान रखना उसके बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जब भी EFTA बोलूँगा दैट इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो EFTA के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि अगर भारत EFTA के साथ में टेपा अग्रीमेंट कर लेता है, टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी कि इन 4 देशों के साथ में भारत अगर व्यापार पार्टनरशिप को लेकर अग्रीमेंट करता है तो इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे दोनों ही देशों को। अब यहाँ पर जो 4 देश हैं EFTA में वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आइसलैंड, नंबर 2 लिechtenstein, नंबर 3 नॉर्वे, नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब मैं आगे से EFTA ही बोलूँगा, ध्यान रखना ये 4 देश इस EFTA में आते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो इन 4 देशों की हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया के साथ में इन 4 देशों का जो व्यापार है इसको बढ़ाया जाए। अब ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अभी जो अप्रैल का महीना निकला है ना, अप्रैल के महीने में इन 4 देशों की यानी EFTA की जो मीटिंग है वो इंडिया के साथ में हुई थी। हाई लेवल की मीटिंग हुई थी EFTA की इंडिया के साथ में। अभी न्यू दिल्ली में डिस्कशन चला था। उस डिस्कशन के दौरान यहाँ पर मेन फोकस किया गया है कि किस प्रकार से ये जो EFTA है यानी कि ये 4 देश और इंडिया ये आपस में व्यापार को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और गहरा और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसको लेकर मीटिंग हुई थी अभी अप्रैल के महीने में, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो नंबर 1 पॉइंट, EFTA क्या है? EFTA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तो सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी देश इस पर्टिकुलर बॉडी में है उनकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट आपस में मिलकर कोऑपरेट करके काम कर रही होती है। यानी EFTA में जैसे ये 4 देश हैं तो चारों देशों की सरकारें EFTA में मिलकर काम करती हैं। EFTA कोई नई बॉडी नहीं है, इसको 1960 में बनाया गया था। और खासकर आपने ध्यान में रखना है कि जो 4 देश इस EFTA में है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनको यूरोपियन यूनियन का मार्केट ज़रूर मिलता है, यानी मार्केट में व्यापार ज़रूर करते हैं। यूरोपियन यूनियन के मार्केट का एक्सेस इन EFTA के पास में है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये 4 देश हैं EFTA का, इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या हो सकता है, यानी भारत के लिए 4 देश कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है, तो राइटर ने यहाँ पर यह बताया कि पहली चीज़ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जो ये EFTA के अंदर 4 देश हैं ना, इनकी भले ही पॉपुलेशन कम हो
पॉपुलेशन 14 मिलियन के आसपास हो, लेकिन इकोनॉमी इनकी दुनिया में टॉप इकोनॉमीज़ के अंदर काउंट की जाती है। यहाँ का इनोवेशन आविष्कार देख लो, कॉम्पिटिटिवनेस देख लो, वेल्थ क्रिएशन देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लो, सब बहुत आगे है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कंपटीशन के मामले में बहुत आगे है कंट्री, ऐसा यहाँ पर बोला गया है राइटर के थ्रू। तो नंबर 1 पॉइंट भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये 4 देश। दूसरा पॉइंट, इन देशों का जो व्यापार है वो बड़े लेवल पर है। ये जो कंट्रीज़ हैं 4 देश, ये कहीं ना कहीं 10वें 10th लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडर्स के अंदर काउंट की जाती हैं। उसके बाद में 8th लार्जेस्ट सर्विस ट्रेडर्स में काउंट की जाती है दुनिया भर में। यानी दुनिया भर में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, 2021 में जो हुआ था उसमें लगभग यहाँ पर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पर सपोर्ट किया था इन कंट्रीज़ ने। तो इन कंट्रीज़ का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो काफ़ी मजबूत है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी भारत के लिए ये चारों देश इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, राइटर बोलते हैं तीसरी एक और चीज़ यहाँ पर जो है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो यह है वर्ल्ड लीडर। जो EFTA के चार कंट्री जो हैं EFTA के अंदर में, इनकी कंपनीज जो हैं, इनकी जो कंपनियां हैं वो दुनिया में लीड कर रही हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं। इनकी कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स में भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी में है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस प्रकार से यहाँ पर जियोथर्मल जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मैरीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर सेक्टर में इन देश की कंपनियां काम कर रही हैं और वो लीड कर रही हैं, ग्लोबल लीडर बनकर निकली हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी भारत को हेल्प मिल सकती है। फिर अब राइटर ये बोलते हैं कि EFTA का व्यापार को लेकर काफ़ी सारे अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी ये जो 4 देश हैं वो अलग अलग देशों के साथ में भी पहले व्यापार को लेकर कई एग्रीमेंट कर चुके हैं और उनका इतिहास बहुत सक्सेसफुल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छे से यहाँ पर व्यापार किया है। EFTA का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो इन्होंने लगभग 40 अलग अलग देशों के साथ में व्यापार को लेकर अग्रीमेंट किया है और 29 लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ये कर चुके हैं ये 4 देश। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी व्यापार करेंगे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस भी देश के साथ में किया जाएगा, जिसके साथ में FTA साइन करेंगे, वहाँ पर व्यापार थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के समय पर कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, वो ड्यूटीज़ माफ़ कर दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस प्रकार का अग्रीमेंट भी EFTA यानी इन 4 कंट्रीज़ ने कई सारे देशों के साथ में कर रखा है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि अभी ना 40 देशों के साथ में तो अग्रीमेंट चल ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ के साथ में और बातचीत चल रही है, जैसे हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, प्लस मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ में भी निगोशिएशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये EFTA जो 4 कंट्री का ग्रुप है, ये अपने आप में कह सकते हो तबाही मचा रहा है पूरे दुनिया भर में, चाहे वो व्यापार का मामला हो, वर्ल्ड लीडर का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो या इनोवेशंस का मामला हो। ठीक है, तो इस प्रकार से तो राइटर ने इतने में ये समझाया है कि इसलिए ये 4 कंट्रीज़ भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इंडिया और इन चारों कंट्रीज़ के बीच में ये टेपा अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। टेपा अग्रीमेंट होगा तो दोनों ही देशों को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि एक तरफ EFTA ग्रुप को फ़ायदा मिलेगा और इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये टेपा अग्रीमेंट क्या है, जिसको लेकर अप्रैल में चर्चा हुई थी, ये समझते हैं पहले। देखो, ये भी एक प्रकार का पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। टेपा अग्रीमेंट में हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। किसी भी देश के साथ में अगर टेपा अग्रीमेंट साइन किया जाएगा तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज को लेकर व्यापार किया जाएगा, उस देश के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंपटीशन पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, हर एरियाज़ में यहाँ पर वो दोनों देश आपस में मिलकर कॉपरेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं इस टेपा अग्रीमेंट के तहत। फिर उसके बाद में उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, खासकर जो टेपा अग्रीमेंट अगर हम किसी देश के साथ में करते हैं ना, तो इस अग्रीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है ना, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आगे यहाँ पर बदलाव कर सकते हो। नहीं तो फिर जो नॉर्मल तरीके से अग्रीमेंट्स के जाते हैं किसी देश के साथ में, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बदलाव किए जा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर इस एग्रीमेंट में देखने को मिलती है। फिर बात आती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की। तो जो ये टेपा अग्रीमेंट है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि ये अगर किसी भी कंट्री के साथ में किया जाएगा तो जिस कंट्री के साथ में किया जा रहा है और जो कर रहा है, दोनों ही पार्टीज़ को यहाँ पर ये फ़ायदा देगा। किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, ये इसका एक मेन फोकस होता है। इस वजह से इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है कि टेपा अग्रीमेंट किया जाए इन 4 देशों के साथ में, ताकि दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आए। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में इस टेपा अग्रीमेंट में कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जैसे लेबर को लेकर, एनवायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर टेपा अग्रीमेंट हो जाता है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या फ़ायदे नजर आएंगे। नंबर 1 फ़ायदा,
इंक्रीज ट्रेड, यानी कि जिस भी देश के साथ में टेपा एग्रीमेंट होगा व्यापार बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो इंडिया और EFTA ये 4 कंट्रीज़ आपस में ये एग्रीमेंट कर लेती हैं तो इससे इनके बीच की पार्टनरशिप मजबूत होगी, व्यापार मजबूत होगा, रिलेशंस मजबूत होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉपरेट कर रहे होंगे डेवलपमेंट को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। फिर उसके बाद में दूसरा फ़ायदा होगा मार्केट एक्सेस का, यानी एक अच्छा मार्केट एक्सेस मिलेगा गुड्स को लेकर। यानी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, EFTA का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे को अपना मार्केट देंगे। जैसे इंडिया को एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा इन 4 देशों में, और इन 4 देशों को इंडिया के अंदर में एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा, अपने सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इस टेपा एग्रीमेंट में ये फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 देशों का बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और इन 4 देशों ने ऑलरेडी पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में लगभग $35 बिलियन का। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आगे भी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस प्रकार से कई और इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर और इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। टेपा एग्रीमेंट यहाँ पर अंदाज़ा यह है कि अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स और तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा है टेपा एग्रीमेंट का, वह है म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी दोनों तरफ देशों को फ़ायदा होगा। यानी EFTA जो स्टेट्स हैं, यानी ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इनको इंडिया की हाई स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी। भारत में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हाई स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स EFTA स्टेट्स को मिलेगी, खासकर सर्विस सेक्टर में। और भारत खासकर आपको पता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम लोग बहुत सारे जो लोग हैं एज अ मतलब सर्विस जो है हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ में इंडिया को बेनिफिट मिलेगा 400 कंपनीज़ में, मतलब EFTA के जो यानी 4 देश हैं ये लगभग अलग अलग 400 कंपनीज एस्टेब्लिश करेंगी, और अगर 400 कंपनीज बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है जॉब्स भी मिलेंगी। तो 400 कंपनीज अगर ये एस्टेब्लिश करेंगी तो लगभग कम से कम 1.5 लाख जॉब्स यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आएंगी, व्यापार बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली बात है। इसमें यहाँ पर इंडिया को एक और बेनिफिट नज़र आता है। फिर बात है, देखो अब इसमें बेनिफिट क्या है, इधर इंडिया के स्किल वर्कर्स जो है उनको काम मिल रहा है, उनको यहाँ पर पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर उनका यानी उन कंपनीज, उन देशों की जो कंपनीज है वो यहाँ पर चल रही होंगी, उनका सारा काम हो रहा होगा। तो दोनों का ही यहाँ पर एक म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर ये देखने को मिला है। तो टेपा एग्रीमेंट का ये भी एक फ़ायदा है। फिर बात आती है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। भारत का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग 2030 तक जो आज के समय पर जो भी एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, वो 50% एनर्जी हमारी रिन्यूएबल हो, यानी कि उससे कोई भी प्रदूषण ना हो रहा हो। तो इसमें यहाँ पे ये चारों कंट्रीज़ हमारी हेल्प कर सकती हैं, खासकर कॉपरेट कर सकती हैं सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के मामले में, क्योंकि इन चारों देशों के पास में वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी हैं जो इंडिया को सोलर विंड एनर्जी में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडिया को एक हेल्प मिल सकती है, यहाँ पर भी टेपा एग्रीमेंट का एक फ़ायदा हो सकता है, ऐसा राइटर ने मेंशन किया है। अब सवाल यह है कि सब फ़ायदे हैं, क्या कोई नुकसान नहीं होगा क्या? जब फ़ायदे हैं तो कर लेना चाहिए एग्रीमेंट। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक फ़ायदा तो एक नुकसान। तो यहाँ पर फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए, अब थोड़े से हम चैलेंजेस यानी चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। सबसे पहला, देखो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है दोनों देशों का वो अलग है। जो EFTA की 4 देश हैं वो हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं जो ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं। हाईटेक इंडस्ट्री, सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर उनका मेन फोकस है। जबकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा और ज़्यादा अलग देखने को मिलेगा। तो दोनों देशों की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री। तो दोनों के बीच में थोड़े गैप्स हैं, उसको भरना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर इस चैलेंज को बोला गया है कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। सेकंड जो चैलेंज है वो है मार्केट एक्सेस चैलेंज। देखो अग्रीमेंट ने यहाँ पर बोला है कि देखो ये अग्रीमेंट किया जाएगा तो इससे मार्केट एक्सेस मिलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, खासकर टैरिफ, कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर। हो सकता है कि चलो मार्केट एक्सेस मिल जाए, इंडिया ने कोई सामान चलो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन 4 देशों में, अब जैसे ही वो सामान पहुंचता है ये चारों देश उस पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो कोटा लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो है ना। या फिर कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, टैरिफ ना होकर कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, कुछ और तरीके से यहाँ पर अलग से पैसा हमें देना पड़ेगा, वो सामान और ज़्यादा महंगा हो जाएगा वहाँ पर, अब पता नहीं फिर आगे बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ऐसे मार्केट एक्सेस चैलेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट चैलेंज है वो है रेगुलेटरी चैलेंज, यानी कि जो भी रेगुलेशंस, जो भी नियम कानून, लीगल फ्रेमवर्क्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंजिंग हो सकते हैं, और उन कंट्रीज़ के अलग कानून हैं और इधर हमारे देश के यहाँ पर अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो ट्रेडिंग होगी, जो व्यापार होगा, उसमें कहीं ना कहीं बाधा डाल सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो।
और अगर यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी इश्यूज़ आते हैं उसके मामले में हमें अगर उनको सुलझाना हो तो सुलझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात आती है कोऑपरेटिव चैलेंजेस, यानी जो ये 4 कंट्रीज़ हैं ना, ये छोटे देश हैं, इनकी इकोनॉमीज़ थोड़ी ज़्यादा तगड़ी है, भले ही छोटे देश हों, इनकी इकोनॉमीज़ कॉम्पिटिटिव है, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, लेकिन इनके बीच में एक हाई कंपटीशन भी आपको देखने को मिल जाता है इन सभी देशों के बीच में, और उसको लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कंपटीशन के बीच में काफ़ी सारी जो चारों कंट्रीज़ हैं आपस में भिड़ जाती हैं, कभी यहाँ पर वो चीज़ भी नज़र आती है। तो कंपटीशन चैलेंजेस भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए जो चुनौतियाँ हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट है वो यहाँ पर प्रॉपर हो सकता है। तो चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब राइटर बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। सबसे पहली चीज़ देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना। क्या कर सकते हैं, जो EFTA के जो अलग अलग मिनिस्ट्रियस आए थे ना इंडिया के साथ में, जिन्होंने बातचीत करी है, इनको आपस में बैठकर जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। आपस में बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्हें जो लगता है कि हाँ दिक्कत हो सकती है व्यापार में, उसको बैठकर एड्रेस करना चाहिए। फिर उसके बाद में जहाँ जहाँ पर दोनों देशों को फ़ायदा होगा, यानी ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो जहाँ जहाँ पर दोनों देशों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो पार्टीज़ उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए म्यूचुअल बेनिफिट को, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, बिजनेस कोलैबोरेशंस, ये सारी चीज़ें हो गई। इनके ऊपर मेन फोकस हो जहाँ पर दोनों देशों को फ़ायदा हो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चीज़ और हो सकती है, वो ये है कि स्किल्ड लेबर को लेकर कोलैबोरेशन किया जाता है। यानी कि जो ये टेपा एग्रीमेंट है ना, ये फोकस कर सकता है किस चीज़ के ऊपर में, कि जो स्किल्ड लेबर है इंडिया की, उसके साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया जा सकता है। वो स्किल्ड लेबर यहाँ पर इन देशों को मिल जाएगी और इंडिया को उसके बदले में यहाँ पर हमारे लोगों के लिए नौकरियाँ मिलेंगी, वेलफेयर मिलेगा अपने देश के लिए। तो इससे भी यहाँ पर दोनों को फ़ायदा होगा। तो इस ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मेन फोकस करना होगा, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। तो ये थे लास्ट में सजेशंस, यानी कि वे फॉरवर्ड। अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, आप आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इतना चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी कि टेपा एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EFTA स्टेट्स, एंड एक्सप्लेन हाउ इट कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ बोथ पार्टीज़। ठीक है, यानी कि आपने समझाना है कि जो ये टेपा एग्रीमेंट है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या होंगे इंडिया और EFTA देशों के बीच में। आपको एक्सप्लेन ये भी करना है कि कैसे जो ये एग्रीमेंट है ये दोनों देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन दोनों देशों की कल्याण के लिए फ़ायदेमंद माना जा सकता है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। तो भारत और EFTA राज्यों के बीच एक जो व्यापार है और आर्थिक साझेदारी समझौता है, इसके संभावित जो लाभ हैं उसके ऊपर चर्चा करना है। साथ ही साथ में बताएं कि ये दोनों पक्षों के आर्थिक विकास और कल्याण में कैसे योगदान कर सकता है। तो अच्छे से आंसर लिखना है 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर्स को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी 2 छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल यह है कि सरकार ने लगभग 14 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो एप्लीकेशंस है, जो वो ऐप्स हैं, अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थ्रीमा, जांगी, फिर उसके बाद में क्रिपवाइज़र, फिर उसके बाद में बी चैट, ब्रायर, इस प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जिनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। ऐसे 14 एप्लीकेशंस बैन करे गए हैं और इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस है काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस हांगकांग के अंदर में जो प्रोटेस्ट चला था ना, उस प्रोटेस्ट के दौरान यूज़ किए गए थे। काफ़ी सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं, आतंकवादी हैं, वो यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो कोई खास अलग से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं है, बस खाली इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रख सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारी केंद्र सरकार है उनका क्या कहना है। केंद्र सरकार ने बोला है कंसल्टेशंस ऑन सेडिशन लॉ आर इन फाइनल स्टेज। अब मतलब क्या है, इसको समझना।
देखो बात है साल 2022 की। पिछले साल जो मई का महीना था, यानी कि लमसम 1 साल हो चुका है, अभी मई का महीना चल रहा है, हम बात करें पिछले साल की। 2022 में जो मई का महीना चला था ना, उस समय पर कोर्ट ने एक इंतरिम ऑर्डर को पास किया और पास करते हुए ये बोला कि जो सेक्शन 124A देखने को मिल जाता है ना, ये सेक्शन का अब से यूज़ नहीं होना चाहिए, सरकार इसका यूज़ ना करे। सेक्शन 124A जो है ये बात करता है सेडिशन लॉ के बारे में, यानी जो हमारा राजद्रोह देशद्रोह का जो कानून है उसके बारे में। ये सेक्शन 124A किस चीज़ का है? ये है आईपीसी का, दैट इज़ इंडियन पिनल कोड का। देखो बोला ये जा रहा है, कोर्ट ने ये बोला है कि देखो आईपीसी का ये लॉ है, इतना पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का यहाँ पर ये कानून है। अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ से कानून ख़त्म कर दिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया में अभी भी चल रहा है, और अंग्रेज़ों ने खुद इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर इन कानून को लागू किया था। यानी कि ये देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून यहाँ पर लेकर आया गया था ताकि फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर रोका जा सके। बट आज भी हम इन कानून को फॉलो कर रहे हैं और सरकार यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात मतलब एक ऑर्डर पास करके सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी, लेकिन पिछले ही साल हमारी जो सरकार है इन्होंने फिर से इसका यूज़ किया सेक्शन 124A का। तो वही बोला जा रहा है कि जब भैया इसको बैन कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके बावजूद भी सेक्शन 124A का यूज़ किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उसके लिए यहाँ पर सरकार ने बोला है कि देखो अभी सेडिशन लॉ को लेकर कुछ और बातचीत होनी है, और वो बातचीत जो है अपने फाइनल स्टेज में है। आने वाले कुछ दिनों में हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार सेडिशन लॉ का करना क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर सारा डिस्कशन चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मंडे में बोल दिया है कि देखो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हम सेक्शन 124A को वापस से री एग्जामिन कर रहे हैं और बिल्कुल प्रोसेस फाइनल स्टेज पर आ चुका है। एग्जैक्टली हम बताएंगे कि अभी आने वाले समय पर बताया जाएगा कि सेक्शन 124A का करना क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 124A किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेडिशन लॉ के बारे में, यानी राजद्रोह देशद्रोह के बारे में बात करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जो सेडिशन लॉ है इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था। 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में यहाँ पर लेकर आया गया था, जब लॉ मेकर बिलीव करते थे कि जो सरकार है, सरकार के खिलाफ में कोई ना बोले। सरकार के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो अच्छे ही ओपिनियंस होने चाहिए, बुरे ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेडिशन को लेकर आया गया, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ में कोई बैड ओपिनियन देगा तो सीधा यहाँ पर उसके ऊपर राजद्रोह का चार्ज लगा के अरेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो लॉ है सेडिशन का, इसको ओरिजिनली 1837 में थॉमस मैकले ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारे पास में इंडियन पिनल कोड है ना, इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था, इतना पुराना है। तो इंडियन पिनल कोड में भी उस समय पर लगभग कह सकते हो कि ये जो सेक्शन 124 है इसको हम लोगों ने इंसर्ट किया। 1860 में इंडियन पिनल कोड आया और 1870 में, यानी कि 10 साल बाद, यही जो सेक्शन 124A है ये इस इंडियन पिनल कोड में ऐड किया गया एक अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसको सर जेम्स स्टीफन ने इंट्रोड्यूस किया था। जिसके बाद यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस ऐड कर दिए गए आईपीसी के अंदर में। तब से हम इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी कि आज भी आईपीसी के अंदर में जो सेक्शन 124 है ये बेसिकली सेडिशन के बारे में बात करता है कि अगर कोई राजद्रोह करता है, देशद्रोह करता है, तो वो एक क्राइम है, यानी कि वो सेडिशन एक क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। तो सेक्शन 124A आईपीसी क्या बोलता है? ये सेडिशन को डिफाइन करता है, यानी कि अगर एक पर्सन बोलकर, लिखकर, साइन कर या अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के खिलाफ में नफरत फैलाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, राजद्रोह देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार के प्रति आप बिल्कुल, जब सही बात हो, एग्जैक्टली सही बात हो, जब बात हो कि हाँ भाई आप अपना मुद्दा रख सकते हो तो ठीक है, आप अपना डिसअफेक्शन दिखा सकते हो। लेकिन आप बिना बात के यहाँ पर डिसअफेक्शन दिखा रहे हो और सरकार के मतलब जो चीज़ सही है उसको भी यहाँ पर गलत ठहरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सवाल यह है कि अगर किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए तो उसको सज़ा क्या मिलती है? देखो, सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया इन चार्जेस के अगेंस्ट में तो उसको बेल भी नहीं मिलती है, बेल भी यहाँ पर नहीं दी जाती है। प्लस उसको जो सज़ा है वो लगभग स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ सालों की दी जाएगी, उसको बढ़ाकर 3 साल की किया जा सकता है। मतलब 3 साल की स्टार्टिंग में सज़ा मिलती है और उस 3 साल की सज़ा को बढ़ा कर कह सकते हो उम्र कैद के अंदर भी बदला जा सकता है। ये यहाँ पर सेडिशन के प्रोविजंस हैं। उसके बाद में एक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर इस सेडिशन के चार्जेस में आता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब उसको मिलेगी नहीं, प्लस उसके पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ले लिया जाएगा और जब जब कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाएगा तब तक उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा सेडिशन का इशू। आई होप गाइज आपको यहाँ पर सेडिशन के बारे में अच्छे से जो एक क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। चलो अब चलते हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। नाउ आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 2011 में पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी का ही PYQ है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास में पैसा आता है टैक्सेस के माध्यम से, टैक्सेस के मामले से यहाँ पर उनकी कमाई होती है, अदर रिसीट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जो पैसा आता है वो सारा का सारा कौन से अकाउंट में या कौन से फंड में यहाँ पर सारा का सारा जमा किया जाता है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसी के अंदर में सारा पैसा जमा होता है। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बनाया गया है हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है कि जितना भी पैसा जो हमारी सरकार रिसीव करती है टैक्सेस के माध्यम से, यानी इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स या दूसरे रिसीट्स हो गए, जो भी माध्यम से यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में आता है, या कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, या फिर सरकार जो भी लोन वगैरह लेती है पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, या कोई बाहर से पैसा लिया जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया जाता है, या फिर यहाँ पे सरकार के पास में और कोई कमाई हो रही है, तो वो सारा का सारा पैसा जो भी है वो सब का सब कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में रखा जाता है। या आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लस सरकार के अगर कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा वगैरह होता है ना, तो वो भी यहाँ पर इसी फंड से किया जाता है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जो भी पैसा यहाँ पर इस फंड से निकाला जाता है वो पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के माध्यम से ही निकाला जाता है। पार्लियामेंट का जब तक ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा तब तक वो फंड आप नहीं निकाल सकते हो। हर एक राज्य के पास में अपना ये कंसोलिडेटेड फंड होता है, अपने स्टेट का उनके खुद के यहाँ पर प्रोविजंस होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर एट द लास्ट जो CAG होता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, वो लास्ट में इस पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं कि जो पैसा आया है इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से, उसकी रिपोर्ट वगैरह भी यहाँ पर ये तैयार करते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।